हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक। तो आज हम करने वाले हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। तो ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो तीनों टर्म जो है वो एक चीज से ही कनेक्टेड है। तो तीनों टर्म को जानने के लिए पहले वो टर्म जानना जरूरी है, वो चीज को जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियोस में जितना भी हमने किया है वो हमने रेजिस्टेंस और करंट के ही किया है। ठीक है, जितनी स्टडी की है वो हमने रेजिस्टेंस को जानने के लिए और करंट को जानने के लिए ही की है। इस बार हम पोटेंशियल डिफरेंस को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नेसेसरी टर्म है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आपके पास करंट नहीं आ सकता, ना आप रेजिस्टेंस को नोट कर सकते हो। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है मेरे पास सेल से और बैटरी से। ठीक है, तो बैटरी और सेल जो है वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, बैटरी जो है वो सेल के कॉम्बिनेशन से मिलकर ही बनी है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस को जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ता है तभी मेरे पास करंट जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है तो करंट डिक्रीज करता है। अगर मेरे पास एक रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को समझना जरूरी है। जैसे आपका सेल है, ठीक है, तो सेल जो है डेड क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिक्वायर्ड से कम हो जाता है। ठीक है, तो वो अभी भी करंट तो दे रहा है बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिक्वायरमेंट से डिक्रीज कर गया, इसलिए आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है जो कि सेल और बैटरी से जनरेट होता है। तो सेल को हमें समझना पड़ेगा इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, तो मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेता हूं। जनरली सेल में रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, कॉपर और जिंक। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अभी क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो जिंक है वो ब्रेक कर जाता है जिंक 2 पॉजिटिव आयन +2 इलेक्ट्रॉन में। ओके, जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक रॉड के ऊपर आ जाता है। ओके, अभी जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन डिसॉल्व हुए हैं वो किससे कंबाइन करते हैं? जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उससे कंबाइन करते हैं। ठीक है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन होती है और यहाँ पे जिंक सल्फाइड बन जाता है और 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस है मेरे पास, ये जब कॉपर रोड के पास जाते हैं तो क्या होता है, मेरे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे दिए। ठीक है, तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया एक। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जिससे हम करंट को जनरेट करते हैं। अभी देखो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टर्म होती है। जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1.6 वोल्ट से। ठीक है, तो जितनी मर्जी रिएक्शंस हो जाए वे 1.6 से अबव नहीं जा सकता, ये इसकी स्टेबल स्टेट है। ठीक है, तो ये इस केमिकल सेल की स्टेबल स्टेट है और ये 1.6 वोल्ट ही देगा। ओके, तो ये 1.6 वोल्ट क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये जस्ट एग्जांपल थी कि आपको स्टेबल स्टेट बताने के लिए। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी पोटेंशियल नोट करता हूं, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस नोट करता हूं जब मैं करंट ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, जब मैं करंट ड्रॉ नहीं कर रहा तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नोट करता हूं तो कुछ एक्स वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको किसी रेजिस्टेंस के साथ लगा देता हूं। आर रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लो होने लगता है आई। ठीक है, जब करंट फ्लो होने लगता है मतलब नॉन जीरो करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास y हो जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ड्रॉप हो जाता है, x जो है ग्रेटर देन y है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप क्यों करता है ये हमें पता लगाना है कि क्यों जो है पहले जो मैंने पोटेंशियल नोट किया था वो x आया। ये करेक्ट है एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है।
ठीक है, ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो एक्सपेरिमेंटली भी चेक की और थ्योरेटिकली भी चेक की, तो ये दोनों वैल्यूज इतनी ही आती हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉप आता है, ये ड्रॉप रियलिस्टिक है, इमेजिनरी ड्रॉप नहीं है। ओके, तो ये ड्रॉप आता है, तो ये ड्रॉप क्यों आता है? ठीक है, तो हमने ये पता करना है। देखिए अभी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब हमने करंट ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव था और जितना नेगेटिव था वो उतना ही रहा। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये नोट किया कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे के बेसिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लिया। ओके, तो अभी क्या हुआ, जब हमने करंट ड्रॉ करना स्टार्ट किया, जब करंट ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से यहां शिफ्ट हो गए। तो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जो चार्ज है वो डिक्रीज कर गया। जब चार्ज जो है डिक्रीज किया तो क्या हुआ, यहां से केमिकल रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई। ओके, तो केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट हुई तो जिंक रॉड के अराउंड जो है वो एकदम से जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। तो कॉपर रॉड के अराउंड जो है वो SO4 2 नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है। ठीक है, तो जब ये कंसेंट्रेशन बढ़ गई एकदम से तो क्या हुआ, यहाँ पे जिंक जो है वो फर्दर डिप्लीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, जिंक जो है फर्दर 2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में डिप्लीट नहीं कर पा रहा, उसकी रेट कम हो गई है क्योंकि यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है और यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी प्रेजेंस कम हो गई है। ओके, तो इसकी वजह से एक हिंड्रेंस क्रिएट हुई है, टाइम लैप्स क्रिएट हुआ है, क्योंकि अभी जो है जिंक 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में यहां जाएगा, SO4 2 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फाइड बनाएगा, तभी फर्दर यहाँ पे चार्ज बिल्ड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक टाइम लैप्स आ गया है। तो टाइम लैप्स के कारण क्या होता है, हमारे पास ये जो मेरे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सोल्यूशन है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स के कारण एक रेजिस्टेंस ऑफर होती है। ठीक है, जिसके कारण मेरा पोटेंशियल जो है ड्रॉप हो जाता है जब मैं करंट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल, जो सेल के अंदर खुद बनी है, सेल ने खुद बना ली है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है, उस पोटेंशियल को हम बोल देते हैं EMF। डिस्टिंग्विश करने के लिए जब भी आपको EMF बोला जा रहा है ना, ठीक है, कि सेल का EMF इतना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतनी है, मतलब क्यों उसमें से करंट ड्रॉ नहीं किया गया। ठीक है, तब जो नोट की गई है वो EMF है, मतलब कि कितना पोटेंशियल है इन दोनों चार्जेस में। ओके, इलेक्ट्रोड्स में। तो जब करंट ड्रॉ करने लगे हैं हम, ठीक है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोल देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए रिलेशन निकाल लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में। ठीक है, तो EMF को हम E से डिनोट करते हैं और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट बना दूं, ठीक है, R रेजिस्टेंस है, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, करंट I जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, इसको मैं किसी और तरीके से भी बना सकता हूं, दैट इज EMF। ओके, तो मैं यहाँ पे EMF लिख देता हूं। ठीक है, ये जो पूरा है वो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही दे रहा है। ठीक है, बट मैं इसे EMF की टर्म्स में लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसे EMF लिखूंगा ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो रिलेशन से आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ओके, तो अभी जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, पोटेंशियल E इज इक्वल्स टू करंट टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस। अभी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितनी आ गई है, सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गई है EMF की टर्म्स में, ये आ गई पोटेंशियल की टर्म्स में। ठीक है, अभी रिलेशन कैसे निकालेंगे, मैंने बताया हुआ है, दो तरीके होते हैं रिलेशन निकालने के, या तो आप सीधा डिवाइड कर दो या किसी एक टर्म से दूसरी टर्म को निकाल लो। जैसे यहाँ पे अगर I को देखूं मैं, तो I क्या है, V/R। ठीक है, तो I को मैं यहाँ पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू V/R, R प्लस R। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू वी 1 प्लस स्मॉल r बाई r। ठीक है, स्मॉल r जो है मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल R एक्सटर्नल है। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। तो हम इसे करंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ पे I ले रहे हो, यहाँ पे अगर मैं R ले लूं, ठीक है, दैट इज R इज इक्वल्स टू V बाई I। ठीक है, अभी R पुट कर दूं, तो अगर मैं R पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू I V बाई I, ठीक है, प्लस R। ओके, तो ब्रैकेट्स खोल दो, ब्रैकेट्स खोल दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, V प्लस आई आर, यहां मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो मेरे पास दो रिलेशन हो गए, एक करंट की टर्म्स में, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की टर्म्स में। ठीक है, तो आप जो मर्जी लगा सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको अगर करंट पता है तो ये वाला लगा दीजिए। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशन आ गए। ओके, तो आज की वीडियो के लिए यही था। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू।